चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास जो था वो समझ में आया, याद हाँ है? सर, परफेक्ट। हाँ सर, परफेक्ट। तो इम्प्योरिटीज क्या क्या है उसमें डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं सर। इम्प्योरिटीज है हमारे, है ना? हाँ, चलो शुरू करते हैं। हाँ, so we were studying your boiler water and वाटर में हमको क्या क्या देखना है, वाटर सोर्सेज देखना है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल हमने समझ लिया, इम्प्योरिटीज देयर इफेक्ट, रेमेडी हमने देखा, ट्रबल कॉज्ड बाय द इम्प्योरिटीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का स्कीम देखना है, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट क्या होता है, रिकमेंडेड पैरामीटर्स है ना। मैं क्या देखा था कि भाई पानी कैसा है, पानी हमारे ब्लड के जैसा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर बॉयलर में कोई चीज बोलेंगे तो वो क्या है, पानी है। और पानी का जो इम्प्योरिटीज है या फिर उसका इफेक्ट है उसको समझने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने वाटर के सोर्स को ढूंढा। सोर्स हमको मिला ग्राउंड में या फिर सरफेस में, है ना। तो ग्राउंड वाटर में क्या होता है, मिनरल्स ज्यादा रहते हैं, सरफेस वाटर में आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं। दोनों ही केस में हमको सॉफ्टनिंग भी करना पड़ता है और फिल्ट्रेशन भी चाहिए। फिर हमने हाइड्रोलॉजिक साइकिल देखा और हाइड्रोलॉजिक साइकिल में हमने ये समझा कि भाई पानी जो है वो हमको मिलता कैसे है। तो पानी समुद्र से उड़ता है तब प्योर रहता है, बट जब वो बारिश बन के नीचे आ रहा है लिक्विड फॉर्म में तो वो अपने साथ क्या करता है कि कुछ गैसेस कंटामिनेंट्स लेके आता है, पोल्यूटेड एयर के थ्रू जब आ रहा है तो उसका पीएच डाउन होता है, कार्बनिक एसिड भी फॉर्म होता है, कहीं कहीं पे जगह जगह पे क्या होता है, एसिड रेन भी होता है। फिर जब वो रोल डाउन होता है सरफेस के ऊपर से तो वो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके जाता है, टर्बिडिटी सेडिमेंट्स जो विजिबल इम्प्योरिटीज कहलाते हैं, और गंदा पानी जाके सब नदी से होते हुए नाले से होते हुए जाके समुद्र में मिलता है। और पानी जो है नीचे भी जाता है, जब नीचे जाता है तो साफ हो जाता है कुछ हद तक कि रॉक से होते हुए जाता है, पर अपने साथ क्या करता है, बहुत ज्यादा मिनरल ऐड कर लेता है और इन्फिल्ट्रेशन होके जमीन के नीचे चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर वी फाइंड इन ओशंस और इन ग्राउंड वाटर। अब क्या है कि यहाँ से हमको पता चलता है कि पानी में जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल समझ गए। अब हमने देखा कि भाई पानी जो मिलता है हमको वो मिलता है कि फ्रेश वाटर सिर्फ 0.7% मिलता है और ग्राउंड वाटर 1.6, मतलब ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर मिला के 2% भी नहीं हो रहा है ना। तो चलो सबसे ज्यादा पानी जो है वो समुद्र का पानी है जो हमारे काम में नहीं आता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब क्या है कि हमने समझने की कोशिश की कि इम्प्योरिटीज क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका रेमेडी क्या होता है। सो जब हम समझ रहे हैं कि इम्प्योरिटीज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका रेमेडी क्या है, तो हमने उसको डिवाइड किया
कि इम्प्योरिटीज के टाइप क्या क्या है भाई, उसको समझ लेते हैं। तो 4 टाइप के इम्प्योरिटीज मिले, विजिबल इम्प्योरिटीज, डिसॉल्व सॉलिड्स, डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स एंड हार्डनेस। ये 4 टाइप के इम्प्योरिटीज मिले। इम्प्योरिटी, विजिबल इम्प्योरिटीज में क्या आते हैं, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे आपके माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ हो गए या फिर टर्बिडिटी और सेडिमेंट्स हो गए। डिसॉल्व गैसेस में क्या आता है, डिसॉल्व गैसेस में आता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन एंड योर H2S गैस। मिनरल एंड सॉल्ट्स, जितने सारे मिनरल्स है नीचे, जमीन के नीचे, जैसे आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे क्या है, मिनरल्स है जो जमीन के नीचे मिलते हैं। और फिर सिलिका हो गया, तो सब कुछ क्या है, डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं, तो हम इनको TdS बोलते हैं। सो दिस इज TdS। हार्डनेस क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मिनरल है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करता है, स्केल फॉर्म कराता है, बहुत स्केल फॉर्म करता है बहुत ज्यादा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, अलग कैटेगरी में रखे और उसको हार्डनेस बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी तादाद आपके जमीन के नीचे सबसे ज्यादा है। इफेक्ट्स में हमने देखा तो चोकिंग, क्लोगिंग, डिपोजिशन, करोशन, ये सब इफेक्ट्स हो रहे हैं, स्केल फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो, ये सब तो समझ गए कि इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो हमने क्लोरीनेशन देखा, पॉलीडोजिंग करते हैं, और पॉलीडोजिंग के बाद हम क्या लगाते हैं, लाइम अलार्म वगैरह देते हैं, MTF लगाते हैं। फिर कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस से के बाद फिल्ट्रेशन कर देते हैं। डीएरेटर, डीगैसर से गैसेस निकाल देते हैं। IRF है, आयरन रिमूवल फिल्टर, आयन एक्सचेंजर, RO प्लांट से बाकी सारे मिनरल्स निकल जाते हैं। ट्रबल कॉज्ड बाय वाटर इम्प्योरिटीज क्या है कि अगर पानी में ये इम्प्योरिटीज रहते हैं तो बॉयलर में क्या दिक्कत आ रहा है। बॉयलर में ये दिक्कत आ रहा है कि भाई जगह जगह पे डिपोजिशन हो जाता है, चोकिंग होता है, क्लोगिंग होता है, और ये होता कहाँ पे, प्री बॉयलर सिस्टम पे या फिर बॉयलर के इंटरनल्स पे भी हो सकते हैं। अब देखो, स्केल फॉर्मेशन क्या है कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उसका सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। सो ये बॉयलर के इंटरनल्स में क्या करता है, एक स्केल फॉर्म कर देता है। और स्केल फॉर्म होने से क्या होता है, ही प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो फिर लोकलाइज जो मेटल टेम्परेचर है वो बढ़ता है, एफिशिएंसी कम हो जाता है। और मेटल टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, उसमें रप्चर आने का खतरा बढ़ता है। तीसरा क्या है, करोशन है। करोशन इज मेटल ईटिंग अवे प्रोसेस। वो पता है आपका लो pH होने से या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से क्या करता है, मेटल को खा जाता है। अब मेटल को खा जाएगा तो डैमेज होना ही होना है। कैरी ओवर मीन्स impurities leaving the steam drum with steam. स्टीम ड्रम के से आपका impurity जो है वो बाहर निकल जाता है। The solubility of silica in steam increases. तो इन solubility जो है सिलिका का वो इंक्रीज करता है और वो स्टीम के साथ निकल सकता है ना, उसी को हम कहते हैं कैरी ओवर होना। सो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ड्रम लेवल को एक मिनिमम लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। इससे इसके वजह से क्या है कि हमको देखना चाहिए कि प्राइमिंग ना हो, फोमिंग ना हो, ताकि कैरी ओवर ना हो। एम्ब्रिटलमेंट क्या है, हम कॉस्टिक डोज करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज जो है, जो रेसिडुअल इम्प्योरिटीज है वो कुछ इफेक्ट ना कर पाए। बट OH अल्कलाइनिटी क्या होता है कि मैग्नीशियम के साथ लग के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, सॉरी मैग्नीशियम फॉस्फेट के साथ लग के मैग्नीशियम फॉस्फेट फॉर्म करता है, जो एक स्लज की तरह और स्केल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए OH अल्कलाइनिटी बढ़ा देना चाहिए ताकि फॉस्फेट को रिप्लेस करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना सके हम लोग।
So alkalinity also forms a complex silicate compound which remains in solution and can be precipitated. तो precipitate अगर कर दिए तो क्या है, हम लोग CBD से या फिर IBD से हम निकाल सकते हैं. Alkalinity also minimize the solubility of iron, but excess alkalinity gives rise to caustic embrittlement. तो ये क्या करता है कि OH का लेयर बना देता है, caustic embrittlement करता है. तो ये बातें हमने समझी. फोमिंग और प्राइमिंग क्या है? फोमिंग होता है इम्प्यूरिटीज की वजह से बबल्स बन जाना, स्टीम चेस्ट में बैठ जाना, है ना, स्टीम चेस्ट को रोकना, स्टीम के लिविंग स्पेस को पूरा भर देना. और प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग है कैरी ओवर हो जाना. और प्राइमिंग जो है वो एकदम प्योर वाटर में भी हो सकता है ड्यू टू मैकेनिकल फॉल्ट. ठीक है, तो इतना सारा हमने लास्ट डे पढ़ा था, समझा था. अब आते हैं भाई ये जो इम्प्यूरिटीज है उसको खत्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर ट्रीटमेंट करते हैं. और वाटर ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से करते हैं. एक होता है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट और एक होता है आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. इंटरनल ट्रीटमेंट कहाँ पे होता है? हाँ दिनेश, व्हाट इज इंटरनल ट्रीटमेंट? मिनरल सॉल्ट्स निकालने के लिए इंटरनल ट्रीटमेंट, डीएम प्लांट. ओके. और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल क्लैरिफायर और एमजीएफ. उसमें फिजिकल इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. गलत बोल रहे हो. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो है वो है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से डीएम टैंक तक, पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. मतलब ये बाहर हो रहा है ना बॉयलर से, बॉयलर से बाहर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. इंटरनल ट्रीटमेंट मतलब बॉयलर के अंदर जो ट्रीटमेंट करते हो वो होता है आपका इंटरनल ट्रीटमेंट, बॉयलर के अंदर. और बॉयलर के अंदर क्या क्या करते हैं बताओ? एलपी डोजिंग और एलपी डोजिंग और एचपी डोजिंग. एग्जैक्टली. एलपी डोजिंग एंड एचपी डोजिंग ये हो गया तुम्हारा इंटरनल ट्रीटमेंट कि तुम बॉयलर के अंदर कर रहे हो. समझ रहे हो? एक्सटर्नल है बाहर करते हैं, बॉयलर से बाहर, जब पानी बॉयलर के अंदर आया ही नहीं, मतलब अप टू डीएम टैंक. आप समझो इस चीज को. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है आपका प्री ट्रीटमेंट प्लांट. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एमजीएफ से पहले का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री ट्रीटमेंट प्लांट बोल रहे हैं. ठीक है. ओके. प्री ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ विजिबल impurities done through your coagulation, chlorination, clarifiers and filtration. है ना? कोआगुलेशन करते हैं, लाइम अलाइम डोज करते हैं, है ना, क्लोरिनेशन करते हैं, पॉलीडोजिंग करते हैं, फिर क्लैरिफायर टैंक लगाते हैं जिसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है पूरा. उसके बाद हम एमजीएफ लगाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं. नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आर डन ऑन आयन एक्सचेंज प्रोसेस और बाय आरओ प्रोसेस, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस. तो दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, आयन एक्सचेंज और आरओ. तो रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सॉलिड्स मतलब सारे मिनरल्स वगैरह आयरन से लेके एवरीथिंग यहीं पे खत्म हो जाएंगे. डीगैसर यूनिट क्या है? गैसेस रिमूव कर दे, डिसॉल्व गैसेस रिमूव करते हैं. तो पानी में जो डिसॉल्व गैसेस है वो सारे रिमूव करता है डीगैसर.
डीएसआर यूनिट के बाद आप क्या करते हो, आप एमोनिया मॉर्फोलिन यूज करते हो ताकि पीएच को मेंटेन कर सके, और उसको डीएम स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखते हो, प्योर वाटर मिलता है ना। हाँ सर। तो ये 4 स्टेप है जिसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं, जिससे हम प्योर डिमिनरलाइज्ड वाटर बना के अपने डीएम टैंक पे स्टोर करते हैं। अब जब हमने प्योर वाटर बना ही लिया तो उसके बाद क्या होता है, इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इंटरनल ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है? उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, और उसमें अल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनल नहीं, उसमें जो कैल्शियम स्लज। मैग्नीशियम ये सब तो आपने रिमूव कर दिया ना, रिमूव करने के बाद ही आप डिमिनरलाइज बोल रहे हो। आप जो हाँ पैरामीटर फीड वाटर का जो पैरामीटर मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे आपका सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम हार्डनेस 0 है, ठीक है। हाँ सर। कंडक्टिविटी एकदम मिनिमम रखे हुए हो, मतलब 0.5 माइक्रोसीमेंस इस तरीके का, मतलब एकदम मिनरल वगैरह सब निकाल दिए हो। उसमें रेसिडुअल टीडीएस वगैरह रहता है बाकी का। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आता कहाँ से, हमने तो निकाल दिया था ना। उसमें डीएम प्लांट जो बचा हुआ रहता है वो थोड़ा सा एक्सेस जाता रहता है। हमने तो निकाल दिया था सारा टीडीएस वगैरह, फिर वो उसको फिर से ट्रीटमेंट की क्या जरूरत पड़ गई, और इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों करते हैं उसको समझना है। देखो, हमने पूरा का पूरा तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक रेसिडुअल 0.05 सपोज माइक्रोसीमेंस इतना कंडक्टिविटी आपका बच गया, ठीक है, एकदम मिनिमम जो पियर मिनिमम है। या फिर आप सिलिका लेवल जो है वो कितना मेंटेन करते हो? 5 ppm। आपका कितना है टेम्परेचर प्रेशर? 230 टेम्परेचर है, और प्रेशर 26 kg पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये और 30 dph है। लो टेम्परेचर है, इसलिए आपका 5 ppm से काम चल जा रहा है। आपका टरबाइन हाँ है क्या? हाँ, टरबाइन है, छोटा टरबाइन है। बैक प्रेशर? हाँ, हाँ, इम्पल्शन। बैक प्रेशर टरबाइन है ना, कंडेंसिंग नहीं है नहीं नहीं। उसमें, हॉट ऑयल वगैरह नहीं है। हेलो सर। कंडेंसर में हॉट ऑयल मतलब नहीं है, टरबाइन में नहीं है। हॉट ऑयल पार्ट नहीं है ना, वो नहीं नहीं है, रिसाइकल नहीं नहीं है। हो रहा है। ओके, हाँ, रिसाइकल नहीं हो रहा। सो ये आपका छोटा बॉयलर है, इसलिए आप 5 ppm मेंटेन कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले बॉयलर पे 5 ppm मेंटेन करोगे ना, तो बॉयलर फूट जाएगा, खत्म कर दोगे सब। ओके। सो उसके लिए हमेशा रिकमेंडेड पैरामीटर, जिस बॉयलर पे जाते हो, जिस रेंज पे जाते हो, उसका जो ओईएम है, ओके। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो भी बॉयलर का डिजाइनर है, उनका जो रिकमेंडेड पैरामीटर होता है, वो हाँ। रिकमेंडेड पैरामीटर एक बार देख लेना, जान लेना, कहीं पे भी जाके नया बॉयलर चलाते हो तो, है ना। ओके। हाँ। सो अभी देखो, अगर हाई प्रेशर है, जैसे मैं पकड़ लेता हूँ 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हम्म हम्म और 490 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तो देखो डबल हो गया ऑलमोस्ट। तुम्हारा जो हाँ प्लांट है सर। उसमें ना 500 डिग्री के करीब में आया। उसमें आपको जो सिलिका लेवल मेंटेन करना है वो है 0.02 ppm से नीचे। ओके। इससे ऊपर जाएगा तो खतरा है, ठीक है, क्योंकि सिलिका जो है वो क्या होता है, जितना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता बढ़ता है। है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो इतना हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो मोर सॉल्युबल होगा और वो क्या करेगा, स्टीम के साथ चला जाएगा।
चला ओके। जाएगा। अब क्या है कि अब मानो ये हमारा ड्रम है, स्टीम ड्रम है। अब स्टीम ड्रम में आप कितना दे रहे हो, एक बार में पकड़ लो 0.02। अब इतना सारा लिक्विड आ रहा है और फिर आने के बाद वो लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ से स्टीम बन के वो निकल जा रहा है। जब स्टीम निकल रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कोई भी डिजॉल्व सॉलिड्स नहीं है, प्योर स्टीम निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलिका जो है वो 0.02 ppm का सिलिका आते आते यहाँ पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, जमा हो रहा है। तो बॉयलर ड्रम का कंसंट्रेशन कुछ देर में बढ़ जाएगा। आपने तो दिया था कम, लेकिन जैसे जैसे स्टीम चला जा रहा है और सिलिका रह जा रहा है, तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन है सिलिका का, तो वो बढ़ेगा, है ना। हाँ सर। सिमिलरली अगर किसी तरीके से रेसिडुअल इम्प्योरिटीज एकदम मिनिमम, बियर मिनिमम जो अलाउबल रेंज में है, वो आप अलाउ कर रहे हो, तो वो हर एक रेसिडुअल इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, ड्रम में बढ़ रहा है ना। क्योंकि ड्रम से पानी नीचे जाएगा और इसके साथ ये सारे इम्प्योरिटीज नीचे जाएंगे डाउन कमर से, और फिर वो जाके आपका क्या कहते हैं इसको, स्टीम बन के फिर से आपका ड्रम में चला आएगा। तो जब वो आएगा तो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता रहेगा और स्टीम, प्योर स्टीम लीव करता रहेगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए, ये अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो क्या करेगा, बॉयलर के इंटरनल पे स्केल फॉर्म करेगा, यहाँ पे लेयर बनाएगा, ड्रम के अंदर लेयर बनाएगा, ट्यूब्स जो होंगे, ट्यूब जो डाउन कमर होंगे उसके अंदर लेयर बनाएगा, है ना, जहाँ पे आइटम। तो इसी को रोकने के लिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ताकि ट्रीटमेंट से ये रिमूव कैसे होता है कि ट्रीटमेंट जो करते हो उसमें क्या डोज करते हो आप बॉयलर ड्रम में? एलपी डोजिंग। बॉयलर ड्रम में क्या करते हैं, एलपी डोजिंग करते हैं कि एचपी डोजिंग करते हैं? बॉयलर ड्रम में एचपी डोजिंग करते हैं, टीएसपी। हाँ, ये तो हाई प्रेशर जोन है ना, बॉयलर ड्रम आपका हाई प्रेशर में है, तो यहाँ पे हमको करना है एचपी डोजिंग। और एचपी डोजिंग में हम देते हैं टीएसपी। टीएसपी क्या है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट जो है वो फॉस्फेट क्या करेगा, इन सबको एक नॉन सॉल्युबल स्लज में कन्वर्ट करेगा, प्रिसिपिटेट कराएगा और वो नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, पानी में वो घुल के नहीं रहेगा, उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, है ना। तो प्रिसिपिटेट जब बन जाएगा तो आपको जरूरत क्या है कि ये तो स्लज बन के नीचे आ गया भाई, अब इसको हमको निकालना है। तो निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे ब्लो डाउन देते हो, जिसको हम बोलते हैं सीबीडी। तो सीबीडी हो या फिर बीच बीच में हम लोग आईबीडी भी मारते हैं। तो सीबीडी के थ्रू क्या होता है, आपका सारा स्लज निकल के बाहर निकल के चला जाता है। समझ रहे हो? हाँ सर। ये हो गया आपका एचपी डोजिंग का फंडा, वो तो समझ में आया। लेकिन एलपी डोजिंग का फंडा क्या है फिर? क्यों मेरे को गैसेस निकालना पड़ रहा है फिर? उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन। अब एलपी डोजिंग कहाँ पे करते हैं, डीएरेटर पे करते हैं, डीरेटर पे, है ना। तो ये रहा हमारा डीएरेटर। डीएरेटर का पानी डीएरेटर से जाता है बॉयलर के अंदर, और बॉयलर से घूम के होते हुए फिर से डीएरेटर में आता है। ये जो घूमता है पानी, ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्लोज सर्किट है। बाहर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इसका कोई मैच नहीं हो रहा है कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है सिस्टम, तो ये गैस कहाँ से इसको मिलेगा ऑक्सीजन? क्योंकि हमने तो गैस तो रिमूव कर दिया था डीगैसर यूनिट पे, तो मिल कहाँ से रहा है? जो डिजोल्व ऑक्सीजन, वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी रहता है, हाँ, वो तो रिमूव हो गया आपका डीगैसर पे, फिर से गैसेस कहाँ से बन रहा है?
जब आप बॉयलर ड्रम के अंदर टीएसपी डोज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उस वहां से भी तो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, गैसेस फॉर्म हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो वो गैसेस आपके पानी में फिर से मिल रहा है। क्लियर? क्लियर, ओके। दूसरी बात, जब आप यहाँ पे मेकअप करते हो, मेकअप वाटर जो ले रहे हो, हाँ डिएटर में मेकअप वाटर ले रहे हो ना, डीएम हाँ, प्लस बराबर। से, हाँ तो वो पानी में तो आपका फिर से ये आ रहा है, थोड़ा बहुत बराबर। गैसेस आ रहा है, ठीक है। और जब आप हीट करते हो, तो हीट देने के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उससे आपका गैस गैसेस बनता है। है। और अगर CO2 गैस है और अगर आप हीट करते हो तो वो क्या करेगा, पानी के साथ मिलके CO3 HCO3 मतलब कार्बन कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड तर। एसिड फॉर्म करेगा, तो आपका पीएच डाउन होगा, फिर से पीएच डाउन होगा शुरू होगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए गैसेस को रिमूव करते हैं हम कहाँ पे, डिएरेटर पे। और यहाँ पे क्या डोज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डोज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2H2 N2H4, H2 सॉरी N2H4। N2H4। सो ये हाइड्रोजन हम यहाँ पे डोज करते हैं ताकि हम डिजॉल्व गैसेस को रिमूव कर सके और मेनली ऑक्सीजन को रिमूव कर सके, ठीक है। तो अब चाहे एक बात बताओ मेरे को, और एक सवाल पूछता हूँ, अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो बचता क्या है, पकड़ लो H2O से हम अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो क्या बचेगा, नाइट्रोजन। वही नाइट्रोजन कहाँ बचेगा, हम पानी से निकाल रहे हैं, पानी से, पानी मतलब क्या है H2O, H2 और इससे अगर हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं ओके, OH माइनस। तो हाइड्रोजन बचता है। हाँ। तो यार ये पानी कहाँ रहा है, ये तो गैस बन गया ना हाइड्रोजन। तो क्या होता है यार, ऑक्सीजन को कैसे निकाल रहे हो, अगर पानी से ऑक्सीजन को ही निकाल दोगे तो पानी बचेगा कहाँ पे, वो तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हम डिरेटर में डिजोल्व जो पानी में मिला हुआ जो डिजोल्व रहता है वो निकालते हैं। ओके, इसका मतलब हम लोग H2O को ब्रेक नहीं कर रहे, हाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में है उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, है ना। हाँ सर। तो ये ऑक्सीजन को हम निकाल देंगे एटमॉस्फेयर पे, है ना। हाँ तो अगर ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे बाहर आता है गियरेटर से निकल के आ जाएगा और हमको मिलेगा बिना गैस वाला प्योर वाटर। क्लियर? क्लियर सर। तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि हमारा जगह जगह पे आजकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। तो बेटर था हम जगह जगह पे एक एक बड़ा बड़ा डिएरेटर लगा देते और डिएरेटर लगा के यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करते रहते, तो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल ही बढ़ जाता। पर ऐसा तो होता नहीं है, क्यों, हमको जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए हम एक डिएरेटर लगा देते हैं और वहां वहीं से ऑक्सीजन को निकालते रहते हैं एटमॉस्फेयर पे। क्यों नहीं होता पानी है इसमें, क्यों नहीं होता है ऐसा, क्या ऑक्सीजन निकल के आता है, नहीं सर। नहीं है निकल के आता है, एग्जैक्टली। ऑक्सीजन क्या होता है, इसको ऑक्सीजन रिमूवल मत बोलो, इसको बोलो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। हाँ ऑक्सीजन क्या होता है, स्कैवेंज हो जाता है, स्कैवेंजिंग। ठीक है। ऑक्सीजन को हाइड हो जाता है और क्या निकल के आता है, हमारा नाइट्रोजन निकल के आता है, नाइट्रोजन का गैस निकल के आता है। चलो देखते हैं इस चीज को, अब स्टेप्स तो समझ गए सारे, अब देखते हाँ हैं कि सर। क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है।
सो भाई हम लोग क्या करते हैं, आपके ट्राइसोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ये हो गया आपका फॉस्फेट Na3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड इन योर बॉयलर फॉर HP डोजिंग। क्यों करना है? रेसिडुअल जो इम्प्योरिटीज है, उस रेसिडुअल इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है ड्रम में, क्योंकि स्टीम निकलता रहता है तो पानी में कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज बढ़ता रहता है। वो इम्प्योरिटीज कुछ गलत काम ना करे तो इनको निकालना जरूरी है। अब निकालेंगे कैसे? उसके लिए हमको इनको प्रिसिपिटेट कराना पड़ेगा, पानी से अलग करना पड़ेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो पानी से अलग करने के लिए हम लोग फॉस्फेट डोज करते हैं। फॉस्फेट क्या करता है, एक लेयर बनाता है बॉयलर ड्रम के इंटरनल्स पे, और ऊपर से आपका जो इम्प्योरिटीज है उसको प्रिसिपिटेट कराता है स्लज बना के। जब वो निकल के आएगा उसको हम CBD या फिर IBD के थ्रू निकाल लेंगे। दूसरा है हाइड्रोजन डोज करते हैं N2H4, और वो डिएरेटर में डोज करते हैं, और डिएरेटर का प्रेशर रहता है कम, तो हम इसको बोलते हैं LP डोजिंग। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो प्रोसेस है और पानी है उससे डिजोल्व गैसेस जितने सारे हैं वो रिमूव होता है। और इस प्रोसेस में हमको पानी को गर्म करना जरूरी है, तो हीट इज रिक्वायर्ड। ठंडे पानी में हाइड्रोजन काम नहीं करेगा, करता। ठीक है। सो पहला स्टेप, प्री ट्रीटमेंट प्लांट, नदी से लाओ, कहीं से लाओ, तो पानी को साफ कर लिए, विजिबल इंप्योरिटीज रिमूव हो गया, MgF तक आ गया पानी। MgF के बाद आपको पूरा साफ पानी मिलेगा। दूसरा स्टेप, आयरन एक्सचेंज प्रोसेस से हम सारे मिनरल्स को रिमूव कर रहे हैं, आयरन रिमूवल फिल्टर लगा के आयरन को रिमूव कर दे रहे हैं। तीसरा स्टेप, गैसेस को रिमूव कर रहे हैं। चौथा स्टेप, आप स्टोर कर रहे हो बढ़िया से और मॉर्फोलिक डोज करके कर रहे हो ताकि आपका pH मेंटेन हो जाए। फिर आप इसमें आते हो, डिएरेटर में आते हो, तो वहां पे क्या करना है, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करना है। तो आप सबसे पहले डिएरेटर में हाइड्रोजन डोज करके उसका टेम्परेचर बढ़ा के आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को स्कैवेंज कर दे रहे हो। इंटरनल सॉफ्टनिंग इज डन बाय फॉस्फेट ट्रीटमेंट टू रिमूव द रेसिडुअल हार्डनेस। अगर कोई हार्डनेस है रेसिडुअल तो फिर आप इंटरनल सॉफ्टनिंग करते हो HP डोजिंग पे, और उसके लिए क्या जरूरत होता है, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। Alkalinity building is done to avoid formation of magnesium phosphate. तो alkalinity क्या है, OH माइनस, उसको हम बढ़ा के रखते हैं ताकि मैग्नीशियम फॉस्फेट ना बन जाए। अगर फॉस्फेट का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है और मैग्नीशियम से, तो क्या होगा, मैग्नीशियम फॉस्फेट बन जाएगा। और हमने देखा था मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या करता है, एक स्लज बना देता है। दिस ऑल्सो हेल्प इन प्रिसिपिटेशन ऑफ सिलिका। तो सिलिका को प्रिसिपिटेट करने में भी अल्कालिनिटी मदद करता है। स्लज कंडीशनिंग, अब स्लज तो बन गया, वो स्लज क्या करना है, स्लज दैट इज फॉर्म शुड बी केप्ट इन सस्पेंशन। अगर वो स्लज जो बन गया वो अगर जाके फिर से बैठ जाएगा ड्रम में, तो वो भी तो एक स्केल की तरह ही काम करेगा ना। तो स्लज का कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। तो स्लज कंडीशनिंग मस्ट बी डन सो दैट इजीली रिमूव हो सके ब्लो डाउन में। तो हमको बेटर केमिकल TSP यूज करना है, और जितना जरूरी है उतना परसेंटेज में यूज करना है। ऐसा नहीं है कि चलो TSP देने से अच्छा है पूरा दबा के डाल दिए और फिर देखा कि उसका दूसरा नेगेटिव इफेक्ट आ गया, है ना। तो हर एक चीज जरूरी है, और हर एक चीज अपना एक मिनिमम बियर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है तो फिर डाल दो। So anti-foaming agents are used to avoid foaming. Foaming अगर हो रहा है तो फिर anti-foaming agents आप यूज कर सकते हो। तो ट्रीटमेंट का पूरा स्कीम जब समझ गए तो देखते हैं फिर से एक बार रिवर से क्या हो रहा है। रिवर से हमने ह्यूम पाइप के थ्रू इनटेक वेल में ले लिए, इनटेक पंप के थ्रू हम कहाँ पे दे रहे हैं, क्लैरिफायर टैंक में दे रहे हैं। ये क्लैरिफायर टैंक क्या होता है, क्लैरिफायर टैंक एक आपका RCC डिजाइन टैंक है जिसके नीचे कोनिकल शेप में इस तरीके से रहता है, और यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं आप फिर से रिवर में, ठीक है। तो रिवर से ले रहे हो और रिवर में ही ड्रेन कर दे रहे हो। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। एकदम इंटरनल चैम्बर में क्या होता है, एक इस तरीके का एजिटेटर लगा होगा,
और जो पानी है जो आपका इनटेक वेल से होम पंप के थ्रू आ रहा है, वो पानी कहाँ पे आके गिरेगा? वो गिरेगा आपके एकदम इंटरनल शेल में, है ना। और यहाँ से जब पानी गिर रहा है क्लैरिफायर टैंक में, तो देखो आप यहाँ पे उससे पहले क्या कर देते हैं, आप लाइन डोज कर रहे हो, अलार्म डोज कर रहे हो और पॉली डोज कर दे रहे हो। तो ये सारे केमिकल ऑलरेडी इस पानी के साथ मिक्स होके आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्यों लगा रहे हैं क्लैरिफायर और ये एजिटेटर से क्यों घुमा रहे हैं, इसको धीरे धीरे करके घुमा दे रहे हैं ताकि हमारा रिटेंशन टाइम बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? रिटेंशन टाइम। कि पानी यहाँ पे घूम घूम के जब ऊपर आएगा तो उसको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा और जो कोआगुलेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका नीचे जाके मड वगैरह, ज्यादातर मड यहीं पे जमा हो जाएगा, है ना। हाँ सर। ऊपर से थोड़ा सा साफ पानी आएगा, फिर एक लेयर मिलेगा, फिर एक लेयर मिलेगा, इस तरीके से होते होते तो पानी को एक छोटे एरिया में आपने काफी अच्छा रिटेंशन टाइम दे दिया, ताकि सारे स्लज जो है वो यहीं पे सेडिमेंट्स जो है, मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्स क्लैरिफायर टैंक में ही खत्म हो जाए, यहीं पे जमा हो जाए और साफ पानी आपको टैंक से मिले, है ना। तो जब ये टैंक से साफ पानी मिलेगा, वो पानी जाएगा कहाँ पे? वो पानी जाएगा आपका स्टोरेज टैंक में। फिर उससे यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ, कुछ सेटलिंग बेसिन लगा दो, रिजर्वर लगा दो। तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, इसको इतना टाइम दिया सेटलिंग का ताकि आपका पानी पूरा साफ हो जाए। और फिर मेकअप पंप से आप इसको दे रहे हो मल्टीग्रेड फिल्टर। मल्टीग्रेड फिल्टर क्या होता है? मल्टीग्रेड फिल्टर एक फिल्टर है जिसमें पत्थर रहते हैं, जिसमें ग्रेवल्स और पीबल्स रहते हैं, है ना। तो इसके अंदर मोटा पत्थर रहेगा, इसके अंदर छोटा छोटा पत्थर रहेगा, मोटा मोटा कोर्स ग्रेवल्स रहेंगे, पीबल्स रहेंगे। और इसके थ्रू जब पानी जाएगा तो पानी क्या होगा? साफ होगा। जैसे हमारे घर में हम लोग फिल्टर पहले के जमाने में यूज करते थे, पत्थर वगैरह देखे, या फिर आपने देखा होगा जब जहाँ जहाँ पे बोरिंग का पानी यूज कर रहे हैं तो पानी के टैंक के साथ एक हम फिल्टर बनाते हैं। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मल्टीग्रेड फिल्टर का। उसके बाद आपका जो पानी है, दैट वाटर इज clean enough and it is used to, it can be used for your process, it can be used for drinking purpose, क्योंकि पानी साफ हो चुका है और उसपे कोई भी केमिकल जो है वो हार्मफुल केमिकल हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है। तो वो पानी हम ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, है ना। और एक पार्ट हम दे देंगे अपने सिटी बेसिन को, एक पार्ट चला जाएगा अपने प्रोसेस में, और एक पार्ट चला जाएगा कहाँ पे? फॉर डीमिनरलाइजेशन पर्पस, है ना। तो यहाँ से आपके जरूरत के हिसाब से आप प्रोसेस पे ले लो, सिटी बेसिन पे ले लो। सिटी बेसिन पता है? कूलिंग टावर, कूलिंग टावर पे, कूलिंग टावर, हाँ कूलिंग टावर है ना। हाँ है ना। तो कूलिंग टावर पे आप एमजीएफ के बाद ले लो। उसके बाद आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करो, chlorination once again, and finally this water is going for your DM purpose, demineralization purpose के लिए आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स रिमूव करना है। सबसे पहले तो आयरन रिमूवल फिल्टर पंप लगा के इसको आयरन रिमूवल फिल्टर में भेज दो। अब आयरन रिमूवल हो गया फिल्टर पे, इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ मोटा मोटा पत्थर रहेगा और पत्थर के सरफेस पे क्या होगा, ये आयरन का लेयर जमा होगा। अब यहाँ पे जानने वाली बातें ये है, देखो वी आर नॉट केमिस्ट और हमको पूरा का पूरा केमिस्ट्री या फिर वाटर ट्रीटमेंट में मास्टरी नहीं हासिल करना है, बट एज ए बॉयलर ऑपरेटर और मैकेनिकल इंजीनियर हमको इतना समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है और क्या कहाँ पे क्या करने से क्या होता है और क्या चीज मेंटेन करना जरूरी है ना। सो अगर आयरन रिमूवल फिल्टर है और यहाँ पे आयरन रिमूव होता है तो हमको पता है Fe जो है वो दो स्टेट पे रहता है, Fe2+ और Fe3+ पे। ये Fe3+ स्टेट जो है दैट कैन बी प्रिसिपिटेटेड बट Fe2+ कैन नॉट बी प्रिसिपिटेटेड। तो हमको क्या करना है, Fe2+ को 3+ बनाने के लिए हम यहाँ पे
MnO2 डोज करते हैं ताकि ये प्रिसिपिटेट हो जाए। प्रिसिपिटेट होना मतलब क्या है, एक पत्थर है उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा जाके, है ना। ओके। और कुछ अगर इस तरीके से लग रहा है तो डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन पीरियड और सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लो ये क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे ही लग रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है, बैकवॉश करना पड़ता है इसलिए। तो बैकवॉश आपको IRF को भी बैकवॉश करना पड़ेगा, सिमिलरली MGF को भी बैकवॉश करना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका ये एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके हिसाब से हमको बैकवॉश करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यूज कर रहे हैं एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जो है वो क्या करता है, बैड ऑर्डर को रिमूव करता है। जितने सारे बदबू है ना पानी के, तो वो रिमूव करता है। मेनली क्लोरीन जो है वो क्लोरीन को यहाँ पे रिमूव कर देता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। और फिर आप SSC में भेजो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका आयन एक्सचेंज। और फिर आप डीगैसर यूनिट लगाओ, जो गैसियस है उसको रिमूव करो। देन डीगैसर पंप के बाद आप स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर लगा दो, SBA। फिर यहाँ पे आपका पूरा इसी में आपका पूरा का पूरा सारे मिनरल्स रिमूव हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर जो है वो लगा रहे हैं ताकि pH हमारा बूस्ट हो जाए। इसके अंदर क्या रहता है, SSC के अंदर रहता है रेजिन्स। क्या रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रेजिन्स बोलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक रेजिन्स। और SBA के अंदर क्या रहता है, इसमें भी रहता है रेजिन्स, ठीक है। अब दोनों रेजिन्स पे क्या अंतर है, एक है आपका R+OH-, हाँ, एसिड और एसिडिक एक है R-H+, ठीक है। सो ये दो टाइप के रेजिन्स हमको दिखने को मिलते हैं SSC में और SBA में। अब पकड़ लो यहाँ पे जो केमिकल जो आपका ये आ रहा है, इम्प्यूरिटी आ रहा है CaCl2, कैल्शियम पकड़ लो आपका क्लोराइड फॉर्म में आ रहा है ना। तो क्लोराइड फॉर्म में आ रहा है तो फिर यहाँ पे कितना होगा, Ca2+ और Cl- के हिसाब से आ रहा है ना। तो ये Ca2+ जो है इसी को हमको रोक देना है, यहाँ पे Ca2+ को रोक देना है। तो R-H+ जो रेजिन है उसको हम SSC में यूज करेंगे। तो क्या होगा, CaCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फिर ये RCa हो जाएगा, प्लस क्या मिल जाएगा आपको, HCl मिलेगा, है ना। तो सिमिलरली हर एक जो इम्प्यूरिटी है, जितने सारे आपके मिनरल्स है इसमें, वो सब इसी तरीके से लग जाएंगे, क्योंकि जितने सारे आपके मेटल्स है वो सब पॉजिटिव आयंस बन के रहेंगे। और R- आप यूज कर रहे हो तो फिर वो R- क्या करेगा, सारे मिनरल्स को पकड़ लेगा और एसिड जो है वो आपका पानी में जाता रहेगा। तो पानी का pH जो है वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, pH आपका डाउन हो जाएगा। अब जब pH डाउन हो गया और इसी प्रोसेस में आपके गैसेस भी इवॉल्व होंगे यहाँ पे, तो गैसेस इवॉल्व होंगे, वो सारे गैसेस और जो डिजॉल्व पहले से गैसेस है उनको हम डीगैसर यूनिट पे रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद वो जाएगा SBA में। अब SBA में जाएगा तो फिर हम क्या यूज करें, R+OH-। तो यहाँ पे जो एसिड बना था उसी एसिड को खाना है हमको अभी। सो यहाँ पे H+Cl- बन गया है। अब क्या करेंगे, ये R जो है रेजिन वो क्या करेगा, क्लोरीन को पकड़ लेगा, R+ से Cl- से, तो RCl बन के रह जाएगा। और क्या बना देगा, H2O बना देगा। अब मुझको फिर से पानी मिल रहा है, तो मेरा pH जो है वो pH क्या हो रहा है, धीरे धीरे बूस्ट हो रहा है, क्योंकि वो एसिड को पकड़ रहा है ना। हाँ सर। तो यही रिएक्शन है आयन एक्सचेंज प्रोसेस में। R-H+ और R+OH-, ये दो टाइप के रेजिन्स हम यूज करते हैं SSC और SBA में, याद रहेगा। हाँ सर। उसके बाद क्या करना है, मिक्स्ड बेड लगाना है। और मिक्स्ड बेड में आप क्या करोगे, 50-50% पे SSC का रेजिन SBA का रेजिन डाल दोगे और फाइनल बूस्टअप हो जाएगा, आपका pH बूस्टअप हो जाएगा, जो रेसिडुअल है वो रिमूव हो गए।
और मिक्स्ड वेट के बाद आपको डीवीएम वाटर मिल रहा है, प्योर डीएम वाटर, जो आप आपका टैंक में स्टोर कर रहे हो। जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उतना पानी बना सकते हो, रख सकते हो टैंक में, है ना। और टैंक भी आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाना है। उसके अंदर में आपका कुछ केमिकल लेयर या फिर ये करके रबर टाइप का चीजों का लेयर बना के रखना है, ताकि यहाँ पे टैंक का जो मटेरियल है उससे ऑक्सीडेशन होके या कोरोशन होके फिर से पानी में कोई टाइप का ये ना आए, है ना। हाँ तो सर। ये चीज भी हमको ध्यान रखना होता है। जो अब डीएम टैंक में जो डीएम वाटर होगा उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये हमारा हो गया फीड वाटर। ये क्या तैयार कर लिया हमने, फीड फीड वाटर। वाटर। तो इसका जो टैंक में रखेंगे वो उस पानी को समझने के लिए हमको पता होना पड़ेगा कि भाई फीड वाटर का पैरामीटर क्या क्या है। उसमें सबसे पहले तो हमको देखना है कि इसका पीएच कितना है ना। और फीड वाटर का पीएच कितना रखना है, अपना। 8.3 हाँ 7 आपका थोड़ा सा कितना कितना है आपका, 8.2 7.9 से 8.3 तक रखते हैं हम। 7.9 से 8.6, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कम है तो आपका इस रेंज पे चल जाता है। सुपर हीट तो नहीं कर रहे हैं। अगर सुपर हीटेड है और 65 kg प्रेशर, ये प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, ठीक है। ओके। सो कितना प्रेशर पे आपका और कितना टेम्परेचर पे आपका बॉयलर ड्रम रहता है और उसका सुपर हीटेड फॉर्म क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। तो अगर हाई प्रेशर है तो फिर 8.8 से 9.2 के बीच में रहता है, ठीक है। 8.8 ठीक से है। 9.2 के बीच में। अब देखोगे आपकी मिक्स बेड के बाद जो पानी मिल रहा है आपको, वो एग्जैक्टली बहुत भी बढ़ेगा तब भी 6.8 6.7 इस टाइप का पीएच मिल रहा है। न्यूट्रल पीएच भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको पीएच को बूस्ट करना पड़ता है और उसके लिए हम डोज करते हैं मॉर्फोलिन, ठीक है। सो मॉर्फोलिन को डोज कर दिए तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्लियर? क्लियर सर। अब कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं नहीं सर। एक मिनट में आ रहा हूँ। इसका इसका ये कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। हाँ सर लिया। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है, तो इतना समझ गए हम लोग पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझते हैं। स्कीम जब समझ ही गए हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पहले इनटेक वेल में आ रहा है, इनटेक वेल के बाद हम लोग क्लैरिफाइड टैंक तक लेके जा रहे हैं और बीच में प्री ट्रीटमेंट केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जैसे लाइम एलाम और पॉलीडोज कर दे रहे हैं। फिर उसको फिल्टर लगा के साफ कर रहे हैं पानी को। उसके बाद आयरन रिमूवल फिल्टर और फिर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, वहां से बेड ओडर और आयरन रिमूव कर दे रहे हैं। फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस में डाल रहे हैं या फिर आरओ प्लांट में डाल रहे हैं। अगर आप आरओ प्लांट लगाते हो तो आपको एसएससी और एसबीए लगाने की जरूरत नहीं है। आरओ प्लांट में क्या हो जाएगा, आपका ये एसएससी और ये एसबीए, ये दो पार्ट पोर्शन रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा रिवर्स आरओ मेम्ब्रेन आ जाएगा। डीगेसर चाहिए होगा आपको और एक मिक्स बेड भी चाहिए होगा, ठीक है। सो
ये हो गया आरओ प्लांट का डिजाइन, और ये जो हम देख रहे हैं वो है आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस डीएम प्लांट का डिजाइन। उसके बाद हमने मॉर्फोलिन डोज किया और फाइनल हमने डीएम स्टोरेज टैंक पे कलेक्ट कर लिया अपना जो भी फाइनल फीड वाटर चाहिए। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं आज, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज यही पे खत्म करेंगे। ठीक है, टाइम क्या हो गया? 8:26। 8:26। तो थोड़ा सा इम्प्योरिटीज और उसके ट्रीटमेंट पे, टेस्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 6 नंबर टू सॉल्व किया। सो मॉर्फोलिन को डोज, सॉरी हम कहाँ पे थे, थोड़ा सा हम इम्प्योरिटीज को समझने वाले थे कि विजिबल इम्प्योरिटीज, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वाटर, जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ वो कहाँ से आता है हमको पता है, ऑर्गेनिक मैटर से, एल्गी फॉर्मेशन जहाँ पे जमा हो जाएगा पानी वहां पे रहता है, और जगह जगह पे मरा हुआ चीजों के साथ ये मिक्स होके आ रहा है, जगह जगह पे ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं पानी के साथ जब वो जमीन के ऊपर से रोल डाउन होता है। सेडिमेंट स्पोर्ट्स पार्टिकल से जो सेटल डाउन होता है बाई ग्रेविटी, टर्बिडिटी फाइन पार्टिकल से, वो हमको पता चल चुका है, और नेचर में जब आ रहा है तो वो ऊपर रहता है, कलेक्ट होता ही रहता है, पानी के साथ मिलता है। टर्बिडिटी को मेजर किस पे करते हैं? टर्बिडिटी का यूनिट क्या है? एनटीयू। एनटीयू का फुल फॉर्म? नॉर्मल टर्बुलेंस यूनिट नहीं, इसको कहते हैं नेफेलो टर्बिडिटी यूनिट, नेफेलोमेट्रिक या फिर नेफेलो टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, एनटीयू का फुल फॉर्म है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और बेसिक प्रिंसिपल क्या है टर्बिडिटी को मेजर करने का? टर्बिडिटी को मेजर कर सकते हैं कैसे? लाइट डिस्पर्स्ड बाय द सस्पेंडेड मैटर्स इन ए लिक्विड, जो सस्पेंडेड मैटर्स है वो तो आपको आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन जो लाइट अगर आप उसके थ्रू पास करोगे तो जो पार्टिकल होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रहेगा, पकड़ लो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है, अब ये तो हमारे आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही कोई लाइट बीम आएगा और इससे टकराएगा तो वो लाइट क्या होगा? डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज के बेस करके हमने टर्बिडिटी मीटर का डिजाइन किया है। लाइट डिस्पर्स्ड बाय द सस्पेंडेड मैटर्स इन ए लिक्विड। Turbidity is measured by nepheloturbidity meter और spectrometer। दोनों ही इक्विपमेंट का नाम सुना होगा, एक होता है आपका टर्बिडिटी मीटर और एक होता है स्पेक्ट्रोमीटर, और दो ये स्पेक्ट्रोमीटर बेस किस पे कर रहा है? लाइट डिस्पर्स्ड बाय द सस्पेंडेड मैटर्स इन ए लिक्विड। In earlier days, Bayes turbidity meter and Jackson turbidity meter were used। अब इसके डिटेल्स में हमको नहीं जाना है क्योंकि हमको और भी बहुत सारी चीजें सीखना है ना, तो इससे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका नाम और बेसिक प्रिंसिपल अगर पता हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपके काम में नहीं आ रहा है कभी। आप जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, बट क्या है कि आपका जो केमिस्ट है वो क्या कर रहा है, या फिर उसको गाइड करने के लिए आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका केमिस्ट आपको पकड़ लो कि लग रहा है कि नहीं यार ये पूरा का पूरा इसको समझ में नहीं आ रहा है, नया लड़का है कुछ है, तो आप उसको नॉलेज या फिर कभी कुछ दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि पैरामीटर्स में, तो आप उसके डिटेल्स में जा सकते हो थोड़ा सा और, अदरवाइज जरूरत नहीं है ना। अब स्पेक्ट्रोमीटर कैसे यूज करना है, नेफेलोटर्बिडिटी मीटर कैसे यूज करना है, वो रोल है केमिस्ट का, लेकिन हमको इसलिए इसका नॉलेज ले रहे हैं हम लोग ताकि हमारा इंटरव्यू वगैरह में जब सवाल आएगा तो हम उसको बढ़िया से फेस कर सके कि यूनिट आपको पता होना चाहिए, और दूसरा जब आप रिपोर्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, केमिस्ट से जब बात कर रहे हो कि भाई कौन सा मीटर यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कौन सा अच्छा है नहीं है, तो उसका एनालिसिस जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप अंधेरे में नहीं हो, आपको पता है यार ये दो चीज है जो मैं यूज कर सकता हूँ, तो चलो इसके ऊपर और थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाते हैं, आप कर सकते हो सीनियर लेवल पे, है ना।
हाँ सर। सो इसीलिए ये मैंने ऐड किया हुआ है। अब ये तो जानना ही है टर्बिडिटी का यूनिट क्या है, एनटीयू लिखता है। एनटीयू। अब ये एनटीयू का मतलब क्या होता है वो तो समझना है भाई। तो नेफेलर ओके। टर्बिडिटी यूनिट है ना, हाँ। उसका मीनिंग है। और इससे हमको पता चलता है कि जो पानी है, पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं, कितना रेंज तक है, ये हमको पता चलता है। तो जितना ज्यादा एनटीयू में रहेगा, जितना ज्यादा एनटीयू रहेगा आपका पानी में, उतना जल्दी आपका एमजीएफ से पहले जितना ज्यादा रहेगा, उतना जल्दी आपका एमजीएफ जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको चाहिए कि आप एनटीयू कम करें। और आप देखोगे बारिश के सीजन में क्या होता है, नदी का पानी बहुत घुला होता है, तो एनटीयू बहुत हाई आता है ना। तो आपको डोजिंग भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। एलाम का कंजम्पशन बढ़ेगा, लाइम का कंजम्पशन बढ़ेगा, पोली का कंजम्पशन बढ़ेगा। आपका क्लैरिफाइड टैंक को आप और बहुत बढ़िया कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें के ऊपर ध्यान रखना है। देखो एक चीज को समझने का मतलब क्या है कि उसके साथ और भी बहुत सारे पैरामीटर्स कनेक्टेड है, और वो सारे हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कि अगर आपका, आप देख रहे हो रिपोर्ट चेक कर रहे हो, आपका करते हैं ना सीनियर लेवल के जो प्लांट हेड है या फिर शिफ्ट इंचार्ज है, वो क्या करते हैं बैठ के कि भाई रिपोर्ट लेके आओ। अब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो फिर आप क्या देख रहे हो कि यार मेरा पोली का डोजिंग कल तो जो था इतना किलो था, आज इतना किलो हो गया है। या फिर एक महीने में, लास्ट मंथ में मेरा केमिकल का कंजम्पशन इतना था, इस महीने में इतना परसेंट बढ़ गया है। तो आप ये इसका कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई क्यों बढ़ गया, क्या हो गया ऐसा। अगर बढ़ गया है तो ऐसा क्या हो गया कि बढ़ गया है। तो उस चीज को एनालिसिस करने के लिए हमको बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर के बहुत सारे नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज में मास्टर हो जाए, बट नॉलेज तो चाहिए, है ना। तो अब समझ में आ गया, टर्बिडिटी समझ में आ गया, विजिबल इम्प्योरिटी समझ में आ गया। और इसके लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं केमिस्ट, तो हेक्सामाइन बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट और हेक्सामाइन। और अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज है वो अपना खुद से यही सारी कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं, लेकिन उनका नाम डिफरेंट होता है ब्रांड के हिसाब से, है। तो रिएजेंट्स यूज कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन सल्फेट और हेक्सामाइन ये दो रिएजेंट्स यूज करते हैं आपका टर्बिडिटी को मेजर करने। मेजर करने का तरीका क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर में डालो पहले एक बार एम्प्टी जो आपका टेस्टिंग क्या बोलते हैं उसको, वो क्यूब है, उसको डालो, फिर एक बार चेक करो, फिर उसपे आपका वाटर सोल्यूशन दे दो, फिर चेक करो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसी हिसाब से स्पेक्ट्रोमीटर में मेजरमेंट होता है। फिर आता है हमारा विजुअल इम्प्योरिटीज के बाद आता है डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वाटर। तो डिसॉल्व इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जैसे जितने सारे मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, हाँ ये सारे आपके किसी ना किसी फॉर्मेट पे रहेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है, या तो कार्बोनेट बन के रहेगा, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, इस टाइप के फॉर्मेट पे रहेगा, है ना। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट इस फॉर्मेट पे रहेगा। तो यही सारे हैं मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। जितने कहीं पे भी जाओगे तो आपका डिसॉल्व स्टेट पे जो मिल रहा है, सबसे ज्यादा मिलेगा आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम, सोडियम और क्लोराइड। सो क्योंकि दे आर मोस्ट रिएक्टिव, है ना, सबसे ज्यादा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे ज्यादा आर्ट कास्ट पर मिलता भी है। The total concentration of these 6 major constituents normally make up more than 90% of the total dissolved solids in nature. Natural water में 90% से ज्यादा जो impurity ऐड हो रहा है वो यही 6 कंपोनेंट के वजह से हो रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, और क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और सल्फेट फॉर्म में। इन्हीं का, क्योंकि ये तो इतने रिएक्टिव है कि नेचर में वो खुद से एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हमको नेचर में ऑक्सीजन O2 के रूप में मिल जाता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में मिलता है, लेकिन कभी भी सोडियम को अकेले देखे हो, सोडियम अकेला कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो फिर वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करके ही मिलेगा, हाईली रिएक्टिव है। मैग्नीशियम आपको प्योर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा,
वो या तो मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट या फिर किसी न किसी फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर? क्लियर सर। ये हो गया मेजर कंस्टिट्यूएंट्स। सो 1 से 1000 ppm के रेंज पे आपको मिलते हैं मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, और 90% ऑफ द जो इम्प्योरिटी है वो यही सारे 6 होते हैं। सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट्स में आपको मिलेंगे आयरन, पोटेशियम, नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम, कार्बोनेट, फ्लोराइड, बोरॉन। तो ये है आपके सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट्स जो पानी में आपके मिलेंगे। और फिर माइनर कंस्टिट्यूएंट्स में तो बाकी जितने सारे मिनरल्स है और वो सारे मिल जाएंगे, है ना। कहीं पे कुछ कम, कहीं पे कुछ ज्यादा आपको मिलेंगे। तो आपको ये सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानने का मकसद ये है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दो जो है हार्डनेस जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा मिल रहा है आपको, है ना। सो सिलिका इज ऑल्सो ए मेजर कंस्टिट्यूएंट इन आर्स वाटर। तो सिलिका एक बहुत बड़ा, क्योंकि बालू है हर जगह पे, सिलिका SiO2। डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन वाटर, हमने अभी देखा क्या है, ये इनऑर्गेनिक वाटर है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मैटर्स तो कहीं ना कहीं पे मिल ही जाता है। जल मर रहा है, जल सड़ रहा है, एनिमल्स का बॉडी, ये वो, तो वहां से ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स आपको हर जगह पे मिल जाएगा। उसको क्या कहना है, मोस्ट डिजॉल्व ऑर्गेनिक मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ fulvic and humic acids. These are not of your use actually, केमिस्ट लोगों का टर्म्स है, केमिस्ट्री का टर्म्स है। सो जिसमें हम देखते हैं कि ये फुल्विक और ह्यूमिक एसिड जो है वहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट इस फॉर्म में मिलेगा, ये एसिड फॉर्म है। और these important constituents of most natural waters are not classified as organic constituents because of their ionic property. तो ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, उसको क्या बोल रहा है कि आयनिक प्रॉपर्टी के कारण इसको ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा है, इसको इनऑर्गेनिक में ही क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में एग्जैक्टली मुझको भी उतना खास पता नहीं है, क्योंकि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वगैरह उसमें मैं भी नहीं जा रहा हूँ, है ना। ओके सर। तो इसको स्किप करते हैं इस पार्ट को। हाँ, डिसॉल्व गैसेस, डिसॉल्व गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हमने पढ़ लिया है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो आपको मिलता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे आपका जहाँ पे बहुत ज्यादा ER नहीं है, जमा हुआ पानी है, बंद है, ड्रेन वगैरह है, तो वहां से ये सारे गैसेस निकल रहे हैं। एल्कालिनिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एल्कालिनिटी जो होता है वो क्या है। एल्कालिनिटी न्यूट्रलाइजेस एसिड इन वाटर, है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है एल्कालाइन। एक बात बताओ, एल्काली और बेस में क्या अंतर है? हम बोलते हैं ना कभी कभी कि बेसिक है कि एल्कालाइन है, इस टाइप से बात आता है। तो बेसिक 0 to pH 0 to 7 है तो इन बिटवीन रहता है तो एसिडिक रहता है। हाँ। और 7 से 14 तो अल्कलाइन रहता है, एल्कालाइन रहता है। लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं ना कि बेसिक, हाँ, और एल्कालाइन, एसिड, हाँ। सवाल यह है कि बेस और एल्काली में क्या अंतर है? बेस क्या है और एल्काली क्या है? H प्लस आयन और OH माइनस आयन, उसमें डिफरेंस रहता है। H प्लस तो एसिड हो गया, H प्लस तो हो गया एसिड। वो बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, those bases which are soluble in water are called alkali. Okay.
जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, हाँ, ये सब क्या है, एल्काली Soluble. मेटल्स है और सोल्यूबल है, तो इनको हम एल्काली मेटल्स बोलते हैं, एल्काली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सोल्यूबल है। बेस है लेकिन सोल्यूबल है, ठीक है। बेस क्या है, जब वो सोल्यूशन बना रहा है कोई मेटल, तो पानी को बेसिक कर दे रहा है, उसका पीएच जो है वो हायर साइड में जा रहा है, 7 से ऊपर जा रहा है, इसको बेस बोलते हैं। और जो बेस आपका पानी में सोल्यूबल है उसको हम एल्काली बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। जो बेस जरूरी नहीं है कि सब सोल्यूबल हो, बेस है लेकिन सोल्यूबल नहीं भी हो सकता है ना, तो प्रिसिपिटेट बन के रह सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि एल्काली जो सोल्यूबल है। क्लियर हो गया एल्काली और बेस? ओके सर। अब alkalinity neutralizes the acidity in water. It is expressed as milligram per liter और ppm of CaCO3। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड के रूप पे। तो जो एक्सप्रेशन है, जैसे हम ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर, हमारा पार्ट नहीं रहा है ना। सो इसको जो एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है कि यार ppm ऑफ CaCO3, मतलब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से कंपेयर करके उसके हिसाब से हम एक्सप्रेस करते हैं। चलो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बाद में। तो एल्कालाइनिटी अफेक्ट्स द हार्डनेस एंड अदर आयंस सॉल्युबिलिटी एंड पीएच। तो टोटल एल्कालाइनिटी जो होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट प्लस 2CO3 माइनस 2 प्लस OH माइनस H प्लस। तो H प्लस आयन जो है ये सारे हो गए आपके बेस। टोटल बेस माइनस टोटल एसिड, जितना बचेगा वही रहेगा आपका पानी का एल्कालिनिटी। अगर ये सारे कंपोनेंट का जो परसेंटेज है वो मिलके H प्लस का जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर हो जाए, तब तो पानी हो जाएगा न्यूट्रल, है ना। और पानी में जितने सारे आपके बेस है वो या तो बाइकार्बोनेट फॉर्म में है, या कार्बोनेट फॉर्म में है, या फिर OH माइनस के फॉर्म में है। हाइड्रोक्सिल होगा, कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, यही 3 फॉर्म में रहेंगे सॉल्युबल स्टेट पे, ठीक है। ओके सर। तो ये तीनों का जो कंसंट्रेशन अगर हम निकाल लेते हैं, तीनों का कंसंट्रेशन अगर निकाल लेते हैं और H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, तो फिर इसको कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि पानी न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि क्या है। So carbon dioxide and the 3 forms of alkalinity exist in equilibrium as shown below. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से मिलकर बनाएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, और ये टूट के बन जाएगा H प्लस प्लस CO3 माइनस, है ना, कार्बोनिक एसिड। यार तुमको रिएक्शन से क्या लेना था, अननेसेसरी दिमाग को जाम कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, है ना, जरूरत नहीं है इस पार्ट का। तुम हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि एक बॉयलर ऑपरेटर को इतना डिटेल्स में जानने की जरूरत है। बहुत लंबा खींचेगा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कभी देख, दैट विल बी बेटर। हो गया? हाँ सर। सो बस इतना जानते हैं कि जो टोटल एल्कालाइनिटी है वो एल्कालाइनिटी क्या है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और OH माइनस के फॉर्म में रहता है, और H प्लस आयन तो एसिड है, ये सारे बेस है। तो टोटल एल्कालिनिटी होगा जितने सारे मेरे बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है और हाइड्रोक्सिल आयन है, उन सबको ऐड कर दो, माइनस कर दो H प्लस को, तो अगर ये ज्यादा है तब तो वो एल्कालाइन है ना। नाउ हमने देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बोनिक एसिड बनता है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम इस तरीके से चले जाते हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि भाई कार्बन
कार्बोनिक एसिड CO3 से कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनता है, बाइकार्बोनेट से फिर से कार्बोनेट भी बनता है। कार्बोनेट बनता है। एल्कालाइनिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो एक तो होता है लिटमस पेपर, है ना? वो क्या करता है, एसिड बेस या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। तो आप बता सकते हो एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा लिटमस यूज करोगे? क्या करता है लिटमस पेपर के ऊपर एसिड का रिएक्शन? रेड लिटमस चेंजेस कलर येलो होता है। येलो नहीं होता। सो अगर पीएच 7 के नीचे है तो एसिडिक है, पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है। एल्कालाइन सॉल्यूशन के लिए पीएच ग्रेटर देन 7 है। आप देखो रेड लिटमस जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहेगा, लेकिन रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू इन एल्कालाइन सॉल्यूशन। ठीक है? ओके ओके। और जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, फिर से रेड कर देगा। रेड एंड ब्लू। सो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है, और एल्काली क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू। ठीक है? तो अब आप एक लिटमस पेपर ले लो, उसको सॉल्यूशन में डाल के आप देख लो कि अल्कलाइन है कि एसिडिक है। लेकिन इससे आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कितना ज्यादा अल्कलाइन है और कितना ज्यादा एसिडिक है सॉल्यूशन, है ना? उसका कंसंट्रेशन पता नहीं चल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का नेचर पता चल रहा है। So pH क्या है? pH is an indicator that indicates the acidity or alkalinity of a solution, and it pH is nothing but your minus logarithm of H plus concentration ion concentration, है ना? उसका रेंज 0 to 14 होता है, 7 न्यूट्रल pH होता है। अब डिफरेंस बिटवीन alkali and base मैंने बताया कि all alkalis dissolve in water but all bases do not dissolve in water. So all alkalis are bases but all bases are not alkalis. अगर हम यहाँ पे pH के हिसाब से इसको देखें तो सोल्यूशन में pH और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना, OH माइनस, वो एग्जिस्ट करता है pH 10.2 के ऊपर। pH 10.2 के नीचे हाइड्रोक्सिल आयन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है? वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बन जाता है। अगर pH 8.3 तक कार्बोनेट रहता है और 8.3 के नीचे सिर्फ बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है? ठीक है सर। अब देखो पीएच को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है ना? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो हमको जानना है कि हाइड्रोक्सिल आयन अगर पीएच मेरा 10.2 के ऊपर गया तब जाके मेरा हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। अगर पीएच मेरा 8.3 पकड़ लो, 8.5 है या फिर 8.7 है और आपका इसमें बेसिक एल्कालाइनिटी दिखा रहा है, तो आपको पता है कि भाई इसमें मेरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ही होगा, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होगा, है ना? और पीएच अगर 8.3 से नीचे चला गया तो इसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट रहेगा, उसमें कार्बोनेट रहेगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर सर। अब आप प्लांट में सुने होंगे पी अल्कालाइनिटी और एम अल्कालाइनिटी, दो टर्म। पी अल्कालाइनिटी तो है लेकिन इसमें फिर से पी और एम बोलते हैं। तो ये क्या है पी एम अल्कालाइनिटी? वो क्या चीज है? सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ मैं, इसको याद रखने की, समझने की, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है? सिर्फ आप जान के रखिए। So the type of alkalinity present in water depends on the pH. क्यों? क्योंकि pH के डिफरेंट रेंज पे अलग अलग टाइप के आपके अल्कालिनिटी होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्सिल। P alkalinity is measured down to a pH 8.3. तो P alkalinity जो है वो क्या करता है, हम alkalinity मेजर करते हैं अप टू 8.3 और P का मतलब क्या है? फिनोक्सिलिन। आप जब एल्कालाइनिटी मेजर कर रहे हो तो कैसे करते हैं केमिस्ट
कि उस सॉल्यूशन में एक रिएजेंट डालेंगे, है ना, इंडिकेटर डालेंगे, और वो इंडिकेटर उस सॉल्यूशन का कोई एक कलर चेंज कराएगा, फिर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, वो कलर फिर से चेंज होगा, है ना। तो फिनोप्थिलीन जो है, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर वर्क्स अप टू 8.3 pH। ओके, सो पी अल्कालाइनिटी और पार्शियल अल्कालाइनिटी भी बोल सकते हो। तो P is for your phenolphthalein, okay. Partial alkalinity contains only hydroxyl and carbonic acid. सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, कार्बोनेट, OH माइनस एंड CO, क्योंकि 8.3 तक ही ये रिएक्ट करता है ना। तो ये क्या होगा, कार्बो हाइड्रोक्सिल, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनेट ही रहेगा। कार्बोनेट। P alkalinity is if P alkalinity is 0, that means only bicarbonate is present. P alkalinity अगर 0 होगा, तो इसका मतलब पानी में क्या है, सिर्फ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल है ही नहीं उसमें, क्योंकि P alkalinity रिएक्ट तभी करेगा जब वहां पे OH और CO3 रहेगा, और OH और CO3 कब रहता है, 8.3 से ऊपर रहता है, ठीक है। सो मिथाइल ऑरेंज होगा, ये हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज M से, और ये आपका अप टू 4.3 तक रिएक्ट करता है, दिखाएगा आपको, है ना, मिथाइल ऑरेंज। सो टोटल अल्काइनिटी हमने देखा था बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, OH माइनस, ये हो गए आपके टोटल अल्काइनिटी, माइनस आपका हाइड्रोक्सिल आयन। सो पीएच जो है, पीएच अगर 8.3 से 10 के बीच में है तो आपका बेसिक है। तो फिनोप्थिलीन जो है, फिनोप्थिलीन आपका पिंक कलर का दिखाएगा, और एसिड होने से कलरलेस हो जाएगा अप टू पीएच 8.3। लेकिन 8.3 के नीचे आपका फिनोप्थिलीन काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर। मिथाइल ऑरेंज जो है वो 3.1 से 4.4 तक काम करेगा, और ये येलो कलर का रहेगा जो रेडिश ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। एसिड बेस होने से येलो होगा, एसिड होने से रेडिश, ठीक हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप बाद में देखना है इस चीज को। ओके, हाँ ले लिया सर। अब देखो कि पी अल्कालाइनिटी और एम अल्कालाइनिटी हम लोग बार बार देखते हैं कि क्या जरूरत है इसका, तो उससे हमको पता चलता है कि पानी में एग्जैक्टली किस टाइप का अल्कालाइनिटी है। अल्कालाइनिटी तो है, लेकिन किस टाइप का अल्कालाइनिटी है, हमको क्या मेंटेन करना है उसको समझेंगे। तो OH माइनस CO3 और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल कैन नॉट प्रेजेंट टुगेदर, ये एक साथ नहीं रह पाते हैं, ठीक है। HCO3 बाइकार्बोनेट प्लस OH क्या हो जाएगा, फिर से कार्बोनेट और वाटर बना देगा। बाइकार्बोनेट और अगर हाइड्रोक्सिल आयन एक साथ आते हैं तो फिर कार्बोनेट मिल रहा है मेरे को, क्लियर। क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कालाइनिटी, पकड़ लो, आपने वाटर लिया और वाटर में क्या किया, 2 बूंद आपने इसका फिनोप्थिलीन का डाल दिया, तो फिनोप्थिलीन डालने से क्या हो गया, ये पिंक हो गया। इसका मतलब क्या है कि पिंक अगर है तो हमने अभी अभी देखा था क्या क्या है, बेसिक है ना, मतलब फिनोप्थिलीन रिएक्ट कर रहा है, बेसिक है। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता, इसका मतलब फिनोप्थिलीन रिएक्ट नहीं कर रहा है और इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। तो वाटर अगर पिंक नहीं हो रहा है तो फिनोप्थिलीन काम नहीं कर रहा है, मतलब उसमें क्या नहीं है, उसमें नहीं है आपके कार्बोनेट या फिर हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल नहीं है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, 8.3 के ऊपर नहीं है। सो भाई पिंक हो गया 2 बूंद डालने से। फिर हमने क्या किया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें मिलाया, और जैसे जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप करके मिलाते जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक टाइम पे पिंक से कलरलेस कर देगा। तो कलरलेस जब हो जाएगा इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया, मिथाइल होगा, है ना। फिर
क्या हो गया, अब ये जो न्यूट्रल हो गया, इससे तो पीएच भी डाउन हो गया। पीएच 8.3 तक तो ये काम किया, 8.3 तक फिनोक्सिलिन ने काम किया। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज इसको येलो कर दे रहा है अगर आपका बाइकार्बोनेट है तो, है ना। फिर से हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हैं, तो ये येलो से फिर से क्या कर दे रहा है, ये पिंक हो जा रहा है मिथाइल ऑरेंज डालने से। तो उससे हमको पता चल जा रहा है कि भाई इसमें बाइकार्बोनेट कितना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये रहा H2CO3 का कार, जैसे जैसे आपका ये कार्बोनिक एसिड टूट के सॉरी कार्बोनेट टूट के बाइकार्बोनेट बन रहा है इसे से, तो पीएच बढ़ता जा रहा है। पीएच अगर बढ़ेगा तब जाके यहाँ पे बाइकार्बोनेट ही मिल रहा है मुझको, कार्बोनेट हायर रेंज पे, बाइकार्बोनेट मिड रेंज पे मिल रहा है। सो डिटर्मिनेशन की आई थिंक जरूरत नहीं है, आप फिर भी एक स्क्रीनशॉट लिख के रख लो। बाद में जब आपका नॉलेज और बढ़ेगा तब जाके इस चीज को समझेंगे, अदरवाइज हैवी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार में चिल्ला के फायदा नहीं है ना। क्यों हाँ, इसका ये जानकारी रखो कि इसको एक्सप्रेस के CO3 करते हैं, क्यों करते हैं वो बाद में देखेंगे, कोर्स कंप्लीट हो और थोड़ा सा नॉलेज बढ़े तब जाके इसके ऊपर और डिस्कस करने से समझ में आएगा, अदरवाइज अभी समझ में नहीं आएगा कि क्यों इसको ऐसा करते हैं, क्यों पी अल्कलाइनिटी की क्या जरूरत है, एम अल्कलाइनिटी की क्या जरूरत है, वो समझ में आना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो हार्डनेस जो है, हार्डनेस के लिए हम हार्डनेस मींस प्रेजेंस ऑफ योर कैटायन, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर है तो उसको हार्डनेस बोलते हैं। और उसको डिटरमाइन करते हैं एट्टा, एट्टा एट्टा टेस्ट बोलते हैं। एट्टा एक आपका केमिकल है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। आप WTP का जो इंचार्ज है या फिर जो भी केमिस्ट है वहाँ पे जाके पूछना कि भाई ये बताओ एट्टा क्या है ना। तो क्या, सो एट्टा जो है वो यूज करते हैं आपका हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए, और भी फंक्शनिंग होंगे उसके, उतना आइडिया मुझको भी नहीं है पूरा केमिकल का, एट्टा का। सो वाटर में क्या करते हैं आप, पहले ब्लू ब्लैक कलर का EBT मिलाते हो। EBT एक एरिथ्रोम ब्लैक टी बोलते हैं, एक कंपाउंड आता है, उसको मिलाने से क्या होता है, वाटर कलरलेस टू रेड वाइन हो जाता है और फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। फिर इसमें हम लोग एट्टा मिलाते हैं और एट्टा मिलाने के बाद वाइन रेड ब्लू ब्लैक होता है। तो उससे कुछ पता चलता है कि भाई मेरे इसमें हार्डनेस है कितना परसेंटेज का हार्डनेस है, ठीक है। सो हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम एट्टा का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो दिस इज नॉट ऑफ आवर पार्ट, बट हमको ये जानना है कि हमको पैरामीटर चाहिए क्या। सो फीड वाटर का जो पैरामीटर होगा, जिसे मैंने बताया आपको कि वो डिपेंड करेगा आपका बॉयलर का प्रेशर और टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से वेरी करेगा। आपका प्लांट में कुछ अलग पैरामीटर रहेंगे, हाई प्रेशर बॉयलर पे जाते हो तो अलग होगा, सुपर क्रिटिकल में जाते हो थोड़ा सा अलग पैरामीटर देखने को मिलेगा। लेकिन पैरामीटर जो है वो यही सारे पैरामीटर है, इनका रेंज अलग होगा, लेकिन पैरामीटर तो वही है जिनको हमको ध्यान में रखना है। सो वाटर क्वालिटी, अगर मैंने सब क्रिटिकल बॉयलर पकड़ रहा हूँ कि 60 kg से ऊपर, 60 kg से ऊपर का सब क्रिटिकल बॉयलर अगर है, तो इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.5 मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर से नीचे हो, आयरन 0.01 ppm, कॉपर 0.01 ppm, सिलिका 0.02 ppm के नीचे। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे ये कंडक्टिविटी हो गया, ये क्या दर्शाएगा आपको, इससे पता चलेगा कि इम्प्यूरिटी कितना है। इम्प्यूरिटी कितना, जितना इम्प्यूरिटी ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना हाई होगा, है ना। तो सीधा सीधा हमको इम्प्यूरिटी का एक आइडिया लग जाता है कंडक्टिविटी देखने से। आयरन और कॉपर का परसेंटेज कम हो, ppm
लेकिन सिलिका जो है उसको तो स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना है। सिलिका शुड बी 0.02 लेस देन 0.02, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर अगर होगा तो सिलिका आपका कैरी ओवर होगा और जाके ये स्केल फॉर्मेशन करेगा आपका इसमें टरबाइन के ब्लेड्स वगैरह में। तो आपके वहाँ पे 5 ppm आई डोंट नो इतना हाई ppm पे चला रहे हैं, पर रेंज देखना है आपका बॉयलर में, ठीक है। हेलो, हाँ मैं एक क्लासत আছো হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে ক্লাসত আছো ক্লাस চলি আছে। हाँ, सो ऑक्सीजन क्या है 0.007 से नीचे है ppm में। हाइड्रोजन रेसिडुअल, ये देखो हाइड्रोजन जो हम डोज कर रहे हैं उसका रेसिडुअल हाइड्रोजन परसेंटेज रहना चाहिए 0.02 के नीचे, ठीक है। कि रेसिडुअल मतलब क्या है कि कितना ओवरडोज कर रहे हो आप। और अच्छा ये तो फीड वाटर में है, सॉरी इसको डिएटर में डोज करेंगे, ठीक है। फीड वाटर में रेसिडुअल हाइड्रोजन का परसेंटेज आपका 0.02 ppm के नीचे होना चाहिए। पीएच जो है 8.8 से 9.2 में होना चाहिए, के बीच में होना चाहिए। और ये कॉपर एलॉय फ्री बॉयलर सिस्टम, कॉपर फ्री होने से पीएच को आपको और बढ़ाना पड़ेगा, एल्कलाइन करना पड़ेगा 9.0 से 9.4 कि इंटरनल्स अगर कॉपर मटेरियल का बना है कि नहीं बना है इस टाइप का। परमैंगनेट, हार्डनेस, CO2 ये सब नील, ऑयल तो डेफिनेटली नॉट अलाउड, है ना। तो यहाँ पे जो मेन पैरामीटर मुझको दिख रहा है कि सिलिका हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, इसको हमको ध्यान में रखना है और पीएच तो मेंटेन करना ही करना है। तो जो भी आपका पर्टिकुलर बॉयलर है उसके हिसाब से जो ओईएम का फीड वाटर का चार्ट है उसको एक बार मैच कराना, देख लेना उस पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे कितना रहता है। नेक्स्ट हो गया अपना बॉयलर वाटर। बॉयलर वाटर में जब जाओगे तो वहां पे देखना है कि टीडीएस कितना है भाई। तो टीडीएस शुड बी लेस देन 100, कंडक्टिविटी लेस देन 200 मिलीसीमेंस पर सेंटीमीटर। और जो आपका फॉस्फेट रेसिडुअल है, फॉस्फेट रेसिडुअल मतलब आप टीएसपी यूज कर रहे हो बॉयलर ड्रम में, है ना। तो फॉस्फेट का जो रेसिडुअल फॉस्फेट आपको मेंटेन करना है वो 15 से 25 ppm के अंदर मेंटेन करना है। कि अगर आपको टेस्ट करना है बॉयलर के ड्रम का जो पानी है उसमें फॉस्फेट रहना चाहिए। और फॉस्फेट रिएक्शन करने के बाद जो फॉस्फेट रेसिडुअल फॉस्फेट बचेगा वो ppm होना चाहिए 15 से 25 ppm तक। ओके। पीएच आपका बढ़ा हुआ होगा 9.8 से 10.2 के बीच में पीएच रखना चाहिए आपका बॉयलर ड्रम का, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो पीएच थोड़ा सा हाई रखो। सिलिका सेम, स्टीम लिविंग जो स्टीम है उसमें 0.02 से ज्यादा ppm का सिलिका नहीं जाना चाहिए। तो ये बॉयलर फीड वाटर और बॉयलर वाटर के कुछ पैरामीटर्स जिसको हमको ध्यान में रखना है। अगर आपका बॉयलर का पानी का पैरामीटर सही रेंज पे है तो बॉयलर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो पानी का रेंज गड़बड़ा गया ना तो बॉयलर में बहुत तकलीफ आने वाली है। वो आज नहीं तो 6 महीने बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा, लेकिन जब आएगा बड़ा डेंजरस इफेक्ट आएगा। तो इसलिए फीड वाटर को सबसे ज्यादा अहमियत दो, बॉयलर के इंटरनल ट्रीटमेंट को अहमियत दो, सीबीडी आईबीडी को बहुत ज्यादा अहमियत दो, है ना। और उसका रेंज को समझ के काम किया करो कि भाई मेरा जो बॉयलर है उसमें मेरा ओईएम क्या बोल रहा है कि कितना मेरे को मेंटेन करना चाहिए। तो हम इन जनरल जो ओईएम है उसके हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन रेंज वही है कि आपका अलग अलग कैटेगरी होगा कि 60 केजी के ऊपर होने से कुछ होगा, 60 केजी से 100 केजी तक, 100 केजी के ऊपर जाने से कुछ अलग रेंज होगा। एंड सिंस आई एम नॉट ए केमिस्ट और केमिकल का मुझको भी उतना खास आइडिया नहीं है, तो मैं आपको इसके पूरा डिटेल्स में ब्रेक करके नहीं समझा पाऊंगा कि क्यों होता है, क्या रखता है। तो हम एज ए ऑपरेटर या फिर एज ए ऑपरेशनल इंजीनियर
हम क्या करते हैं कि भाई कितना रेंज है, इतना रेंज है, उस रेंज में है कि नहीं है। अब देखो बराबर सर। यहाँ पे ये भी तो देखना पड़ेगा कि जो मेरा केमिस्ट है वो केमिस्ट किस तरीके से उसको टेस्टिंग कर रहा है, उसको इंश्योर करना जरूरी है। नहीं तो केमिस्ट क्या करेगा, वो हर रोज आके आपको सही उसी रेंज पे रिपोर्ट देता रहेगा और आप बोलोगे कि चलो सही आ रहा है। तो आप एज ए सीनियर पर्सन, एज ए बॉयलर ऑपरेटर या फिर बॉयलर इंचार्ज, आपको ये पूरा डिटेल्स में पता होना चाहिए। आप अगर आप सीनियर लेवल पे जाते हो, आप बीओई करते हो, है ना, तो आपको ये केमिस्ट्री का पार्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कैसे टेस्टिंग होता है, कैसे कौन सा रेंज कहाँ पे क्यों लगता है। क्योंकि बीओई होने से आपको एक पर्टिकुलर बॉयलर जानने से तो होगा नहीं, आपको सारे के सारे पता है, रेंज के बारे में डिटेल्स आइडिया है कि कौन सा क्या क्या रिएक्शन कर रहा है केमिकल इंटरनल्स पे। और जो टेस्टिंग वाला पार्ट है उसको आपको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। फिर कि जाके पकड़ लो आप हर 2 दिन में या फिर हफ्ते में अगर कुछ आपको डाउट है या फिर ये, तो जाके आप केमिस्ट के साथ खड़े हो गए कि ये काम कर भाई, मेरे को ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट करके दिखाओ। तो आपने अपने आंखों के सामने एक बार टेस्ट कराया कि चलो ठीक है, एक काम करो, इसका कंडक्टिविटी निकालो, इसका सिलिका का परसेंटेज निकालो, मैं देखूंगा। तो अगर वो वहीं पे आपको बेवकूफ ना बना पाए, उस उतना आइडिया तो आपको रहना चाहिए कि वो क्या मिला रहा है रिएजेंट, अच्छा क्या मिला रहे हो यहाँ पे, अच्छा ये मिला रहे हो तो दिखाओ, अच्छा ये हो रहा है टेस्टिंग। फिर देखा कि नहीं, रीडिंग जो है वो सही आया है। आप अभी आराम से बैठ सकते हो, नहीं मेरा पानी जो है वो ठीक है। एक बार गए, दिन में एक बार गए, यार एक काम करो पीएच दिखा दो मेरे को, पीएच मीटर लाओ, तो पीएच मीटर से पीएच टेस्ट कर लिए, फीड वाटर का टेस्ट कर लिए, एक बार आपने ड्रम का पानी का पीएच टेस्ट कर लिए, क्या वो रेंज के अंदर है कि नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं फील्ड में, मैंने बहुत जगह पे काम किया है, ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनको इसका क्रिटिकलिटी समझ में नहीं आता है। और जब क्रिटिकलिटी समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं कि पानी का चलो ठीक है टेस्ट कर दिए ना, ऐसा है नहीं, साफ है यार, हो जाएगा, चल जाएगा। उसको आज नहीं दिख रहा है, लेकिन वो करोड़ों का इक्विपमेंट है ना। बरोबर है। और एक बार अगर वो गलत पानी गया कि उसके ऑपरेटर के गलती के कारण, सोचो, या तो उसको टेस्टिंग आता नहीं है, नहीं आता है तो उसको सिखा देंगे, है ना, या फिर उसको आता है लेकिन वो केमिकल लाएगा करेगा तो उसको कौन करेगा यार, चलो फेंको, रिपोर्ट बना के दे दिए। मेन मोस्टली होता है कि उसको आता नहीं, आने से वो करेगा, या फिर उसके पास कुछ रिएजेंट है नहीं, उसका जो इक्विपमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें बहुत ही अहमियत से ध्यान में रखना है। सिलिका को कभी भी इग्नोर मत करो, नहीं तो वो रुलाएगा कभी ना कभी अपने लाइफ में आपको। तो यही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, ठीक है, ठीक है सर। चलो भाई, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। हाँ सर, परफेक्ट दिया, बारीकी से नॉलेज दिया आपने सर। ये जितना मैंने आज आपको बताया वो मैं कहूँगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 1% भी नहीं है, ठीक है। अभी 99% तो बाकी है और वो धीरे धीरे होगा, ये एक दिन में होने वाला चीज नहीं है। और एक दिन में देंगे तो फिर वो मैंने बताया ना कि खाने से नहीं होता है, उसको डाइजेस्ट करना भी डाइजेस्ट पड़ता है। करना पड़ता है। तो डाइजेस्ट करो, इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीटेडली देखो, मैं अपलोड कर दूंगा। और आपने जितने सारे बॉयलर ऑपरेटर्स है सीनियर लेवल के, जूनियर, सबके साथ शेयर भी करो, उनको भी पता चले कि क्या क्रिटिकलिटी क्या है। अपना मकसद एक है कि ये जो टेक्निकल चीजें है ना वो लोगों को समझ में आए। क्योंकि मैं खुद आज 15 साल से ऊपर हो गया है पावर फील्ड में काम कर रहा हूँ, जगह जगह पे काम किया है, आसाम से लेकर राजस्थान तक काम किया है और तकरीबन 8-10 प्लांट के ऊपर मैंने चलाया है, ठीक है। हर जगह पे मैंने एक दिक्कत तो देखी है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो चला तो लेते हैं लेकिन उनको प्रॉपर जो ज्ञान होना चाहिए था वो प्रॉपर ज्ञान उसके बेसिक पे नहीं है, जिसके चलते क्या होता है कि चलाने को चला लेते हैं, भाग खोलना है, बंद करना है। लेकिन देखो, हर रोज आप एक जंगल से जाते हो, हर रोज जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल में शेर नहीं है। शेर आपके सामने एक दिन आएगा और अगला दिन आप ये बताने के लिए नहीं आओगे कि भाई जंगल में शेर है ना। तो आपका बॉयलर जो चलता है वो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन दिक्कत आएगी
और जिस दिन दिक्कत आएगी उस दिन आप फिर बताने के लिए उस प्लांट पे नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है बात? समझ रहे सर। तो एक्चुअली सर हमारे बॉयलर कंपनी में हाँ बोलो। हमारे कंपनी में क्या होता है, जो आपने बोला था टेम्परेचर कितना है, जो सर बताते हैं सीनियर सर, वो प्रॉपरली नहीं बताते। हाँ, उनको वो काम में रहते हैं, वो काम चलाना है, और उसका जो मैनुअल वगैरह सब रहता है वो रिस्ट्रिक्शन होता है ना, दे नहीं सकते। ओरिजिनल बताते अलग, ओरिजिनल रहता अलग है और बताते अलग है, ऐसा होता है। दिनेश एक और बात बताओ, ये जो तुम जो प्रॉब्लम बोल रहा है ना यार हाँ प्लांट का, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, हर एक प्लांट में मिलेगा, हाँ हर एक आदमी से मिलेगा। यही चीज मैंने फेस किया था अपने स्टार्टिंग करियर पे, ठीक है। मैंने हाँ। जब ज्वाइन किया 2005 में, ठीक है, काफी पुराना हो गया है, तो 2005 में जब हमने ज्वाइन किया था तो एज ए जीईटी ज्वाइन किया, ग्रेजुएट हम्म इंजीनियर ट्रेनिंग। तो लगता तो था कि इंजीनियर बन गए, लेकिन एक्चुअली में इंजीनियरिंग कुछ समझ में नहीं आता था। हम्म और ये फैक्ट है, जितने सारे इंजीनियर निकल के आते हैं ना अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको हम्म। लगता है कि भाई हम तो इंजीनियर है, हमको कोई भी काम दे दो तो हम कर देंगे, कोई भी काम दे दो हम कर देंगे। लेकिन जब उनको काम दिया जाएगा तो फिर वो हम्म। बोलेंगे कि काम सिखा तो दो तब हम कर देंगे। अब काम सही है। आता नहीं है ना, तो सिखा भी दो हम्म उनको। अब सिखाएगा कौन? सिखाने के लिए हम्म तो किसी को पैसा नहीं मिल रहा है ना वहां पे। हम्म। सबको अपना काम का पैसा मिल रहा है, वो अपना काम करके चला जाएगा, आपको सिखाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आज आप बहुत बढ़िया से वो काम सीख जाते हो, उसका टेक्निकलिटी सीख जाते हो, कल आप उसी को टोकोगे जो आपको बराबर सिखाएगा। ये लैंग्वेज बराबर है। लो का फॉर्मूला है कि द इट ओपोजेस द वेरी कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। और वही हम्म चीज है कि सीनियर को हमेशा ये खतरा रहता है, ये डर रहता है हम्म कि कल के डेट पे ये बंदा चढ़ जाएगा हम्म और फिर मेरे सर पे चढ़ हम्म। के बैठेगा। हाँ सर, सही है, तो वो यही आपको प्रॉब्लम। दबा के रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो लड़का जो आज मेहनत करके सीख रहा है ना, वो कल नहीं तो परसों वो सीख ही जाएगा। सही है। सिर्फ क्या होगा कि उसका वक्त बर्बाद होगा, 2 साल 4 साल 5 साल निकल जाएंगे और फिर जाके उसको समझ में आएगा चीजें, और वो भी वही एटीट्यूड रखेगा जैसा एटीट्यूड उसके सीनियर रखते थे। तो हम्म हमारा जो फोकस है ना, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमारा हम्म फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि प्लांट के साथ क्या होना चाहिए और इसका और अच्छा बेटर यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। कि मेरे हम्म पास अगर इतने ह्यूमन रिसोर्स है, इन रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन में क्या कर सकता हूँ। अगर इसको कुछ नॉलेज नहीं है, इसको अगर सिखा के मैं उससे और अच्छा काम ले सकता हूँ, तो वो मेरे लिए फायदेमंद है। इंडिया का सही है सर, एफिशिएंसी इसीलिए कम है क्योंकि हम अपने सही है, जूनियर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं। सही है। टेक्निकल बंदे जो निकल के आते हैं उनको टेक्निकल चीजों का समझ नहीं होता है। समझ का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चीज का पूरा 100% नॉलेज होगा। समझ का मतलब ये है कि आप जिस जोन पे, प्रॉपर। जिस जगह पे, जिस जो काम कर रहे हो, उस काम के बारे में अगर आपको पता भी नहीं है तो क्या आप पता करने लायक हो कि नहीं। सही है। मानो आज कुछ एक इंसिडेंट हो गया, कुछ पैरामीटर भी गड़बड़ा गए, तो क्यों गड़बड़ाए, उसका एनालिटिकल एस्पेक्ट्स आप में है कि नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं, क्या आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप हम्म एनालिसिस कर सकते हो बैठ के, तो आप कल वो फिर से वो जो गलती है उसको रिपीट नहीं करोगे, या फिर आप बाकी और लोगों को बताओगे कि भाई हमने ऐसा किया था, इसकी वजह से ऐसा हो गया। और वो एक हम्म। प्रॉपर तरीका हो कि नहीं इसी वजह से है, क्योंकि लॉजिक कोई भी कुछ भी लगा सकता है। सही है, बराबर। दुनिया भर में जिसके दिमाग में जो जो सेट होके बैठा है वो वैसा ही लॉजिक लगाएगा। तो साइंस ये चीज नहीं बोलता है कि आप अपने मर्जी से कुछ भी बोल दो, है ना। हम्म तो हम्म साइंस कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है हमको, कि हम हमेशा एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार एक्सपेरिमेंट किए तो ये रिजल्ट आया तो हमने यही बोल दिया, और दूसरे में किए तो दूसरा चीज आया तो दूसरा बोल दिया। हम एक क्या करते हैं, इसको इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो चारों तरफ से देखने के बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ये करने के वजह से ऐसा होता है, यही नेचर है। हम्म। सही है सर। तो वही साइंस है। और उसका भी 100% जो आप ऐसा ही होगा हमेशा होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। सिचुएशन चेंज होगा, एनवायरनमेंट चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, तो उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती है। उसको सही भी है। एक्सेप्ट करके चलते हैं। तो दिमाग को खुला रखना चाहिए, हम्म अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहिए, और
बाकी जो एनवायरनमेंट का बोल रहे हो ना कि ये तो सही है कि हमने भी अपने अर्ली स्टेज में यही फेस किया। 2 साल तक तकरीबन रोते रहे कि यार कोई तो ऐसा बंदा मिल जाए मुझको, कहीं पे एक बंदा ऐसा मिल जाए जो मेरे को थोड़ा सा सिखा दे। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, हम सीख सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन सिखाने वाला नहीं है। प्रॉपर जिसके पास जाते हो वो या तो आपको कुछ सिखाएगा नहीं, या फिर आपको हो सकता है कि मिसगाइड भी कर दे। बहुत रेयर केस में ऐसे 1-2 आदमी बंदे मिलेंगे जो आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे, वो भी पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे, उसी से आपको वो कछुआ की तरह टक 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 करके आगे निकलना है और धीरे धीरे आप सीखते हो। तो मैं अर्ली स्टेज में ये चीज फेस किया, फिर मैंने बोला नहीं यार इस चीज को खत्म करना है, तो एक प्लेटफॉर्म का तैयारी किया और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा डिजाइन किया ना वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बनाया ताकि लोगों को समझ में आए। ये जितना चीज मैंने आपको बता दिया ना अभी 2 क्लास में वाटर ट्रीटमेंट का, हो सकता है आप शायद से 5 साल 7 साल 10 साल काम कर लेते, उतना डेप्थ में नहीं जाते, नहीं बता सकता, नहीं जाते क्योंकि आप काम में बिजी रहते, आपको सैलरी मिल रही है और आप काम करते जा रहे हो, चलो यार उससे क्या है वाटर ट्रीटमेंट का, वाटर को देख के क्या करना है मेरे को, तो मतलब ही नहीं बनता था आपको उससे, है ना। और धीरे धीरे सीखते रहते, जो जितना कम नॉलेज होता है, एक बात याद रखना, जितना कम नॉलेज रहेगा ना बंदे का, वो बंदा उतना फुला हुआ होगा, क्योंकि सॉलिड नॉलेज उसके पास नहीं है, तो हवा भरा हुआ है, और हवा भरा हुआ है तो वो एक गुब्बारा बन गया है, बलून है। तो अगर आदमी बलून है और सीनियर लेवल पे आ गया है तो उसके चारों तरफ कांटे उगने जरूरी है, अगर कांटे नहीं होंगे और कोई पास चला गया तो वो बलून फट सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए वो सारे गुब्बारों के चारों तरफ कांटे होते हैं, आप जाके उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते हो, सवाल करोगे तो ये भी नहीं पता है, जाओ फील्ड में क्या कर रहा है, इस टाइप का जवाब मिलेगा। लेकिन जो नॉलेजेबल इंसान होता है, जिसके पास जेन्युइन नॉलेज है, वो बोलेगा अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा, अरे यार ये तो ऐसा होता है, चल जाओ समझ गए ना, चलो जाओ। हो सकता है वो काम में बिजी है, उस वक्त बोलेगा चल यार बाद में आना, बाद में समझा, लेकिन ये काम का बहाना होता है, आपको नहीं पता। सही है सर, यही होता है। और अगर ये चीज समझ गया लड़का लोग, तो ये जो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, हम जो देना चाहते हैं, ये बहुत कीमती चीज है, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, बहुत मेहनत से डिजाइन किया हुआ चीज है, वो हर जगह पे आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं मिलेगा। सही है सर, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगा, हाँ, इतना सारा नहीं मिलेगा, परफेक्ट नहीं मिलेगा। और मैं जो भी बताऊंगा वो ऑथेंटिकेट बताऊंगा, 100% सर्टेन श्योर होके बताऊंगा। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है, ये देख के बताता हूँ, या फिर मेरे को भी नहीं पता है, होता है ना, हर एक चीज आपको थोड़ी ना पता होता है। सही है सर, या आप गूगल थोड़ी ना बन के बैठ गए हैं कि हर एक नॉलेज और हर एक पीडीएफ मेरे दिमाग में सेट हो गए। मैं ये जानता हूँ कि उतना सारा चीजें मुझको पता होना चाहिए जितना मेरे को जरूरत है। सही है, और उसका प्रॉपर नॉलेज इस तरीके से हो कि मैं कभी भी बैठ के एनालिसिस कर सकूं, एनालिसिस कि ये ऐसा होता है तो फिर वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कहते हैं एनालिसिस। अगर एक पैरामीटर ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, वो समझ में आ जाए तुरंत, है ना। हाँ सर, चलो ठीक है। हाँ कुछ बोल रहा था। हाँ सर, आपका जो पहला एक मैं भी 6 महीने कर रहा था तो समझ में नहीं आता। एक जो लोग सीनियर रहते वो बोल रहे थे ऐसा करते हैं, तब मैं यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था, तभी से मैंने देखा है ये तो पूरा सिस्टमेटिक सर बता रहे, तब से मैंने डिसाइड किया कि ज्वाइन करना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या हुआ था, पहले जो एक सर थे हमारे सीनियर, जो मेन एचओडी थे, वो बोल रहे थे आप 15 दिन उस पे बैठो ऑपरेशन पे, तो मैंने बैठा, खाली वो इतना सिखाते प्रेशर बढ़ गया तो इतना कोल फीडर बंद करो, इसका फर्नेस प्रेशर निगेटिव क्यों रखना चाहिए वो बताते नहीं सब, हाँ इतना रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कोई बेड मटेरियल कब फीड करना चाहिए, हाँ, और वो कैसे पता चलेगा, कोई बताता नहीं, हाँ इतना करो ऐसा करो। जो ऑपरेटर को जाना पड़ता है तो 10 मिनट के लिए बैठो इधर, ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसे बताते, बाकी कुछ नहीं बताते।
वही दिक्कत है। इसके चलते क्या है, एक तो देखो प्रॉपर नॉलेज तो सबको नहीं होता है। ऑपरेटर्स भी, जो ऑपरेटर आज के डेट पे बैठा हुआ है डीसीएस पे, वो भी आप ही के जैसा ही सीख के बैठा हुआ है कि सही इसको है इतना सर। मेंटेन करना होता है, इसको इतना मेंटेन करना होता है, हम कर देते हैं। इसको ऐसे खोलना होता है, हम खोल देते हैं। उसके अंदर का चीज जब तक वो नहीं समझेगा ना, अगर समझ जाता तो उसके लिए और आसान होता है इस चीज को मेंटेन करना। क्योंकि सही है। उसके अंदर का चीजें समझ नहीं रहा है, तो फिर उसको इतना पता है, इतना डंपर खोल दो तो इतना होगा, ये ऐसे ही चलाओ, ऐसे चलता है। और यही तरीका होता है सिखाने का, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज शायद से किसी के पास नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा, है कि नहीं? हाँ प्रॉपर सर। नॉलेज होने से इस तरीके से बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जैसे अपना बॉयलर का अगर हम खोलते हैं यहाँ पे स्काडा, तो हम कब खोलेंगे, पीएलआई कब खोलेंगे, इसका इंटरलॉक्स जितने सारे हैं वो सारे इंटरलॉक्स क्यों दिए हुए हैं, नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स मैंने देखे, मतलब ऐसे ऑपरेटर्स देखे कि उनके मर्जी से वो इंटरलॉक्स चेंज कर देते हैं। यार इसका कोई मतलब नहीं है, चलो निकाल दो, इसको बाईपास कर दो, कुछ नहीं होगा। इंटरलॉक्स इसलिए नहीं दिया हुआ है कि हर रोज कुछ होगा। इंटरलॉक्स इसलिए दिया है कि कभी ना कभी ये यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आएगा, तो ये सेफ्टी में दे रहा हूँ। इंटरलॉक सेफ्टी के लिए देते हैं, तो कभी ना कभी वो आएगा, एक दिन के लिए नहीं। यार क्या है, हम तो ऐसे ही बाईपास करके चलाते हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 5 साल चला लिए, 5 साल के बाद एक दिन वो वाला प्रॉब्लम आया जिसके लिए ये इंटरलॉक था। समझ रहे हो? तो इंटरलॉक को बाईपास करने से पहले भी काफी कुछ सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो सब सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाएंगे। ओके दिनेश, ओके सर, ओके, बाय। थैंक यू सर, बाय।